राजीव गांधी अस्पताल में अभी नहीं है दाखिल कोई मरीज। मरीजों को भेजा जा रहा है होम आइसोलेशन में। जीटीबी के सामने रामलीला मैदान के अस्पताल का टेंट बारिश में गिरा। मरीजों की तीमारदारों से कराई जा रही है वीडियो पर बातचीत। दिल्ली में बढ़ती मौतों का बना हुआ है रहस्य। डॉक्टरों को नहीं पता कौन सा वायरस है इसका जिम्मेदार। टेस्टिंग ना होने के कारण सच्चाई नहीं आ रही सामने। पूर्वी दिल्ली के बाजार वीकेंड कर्फ्यू में रहे बंद। बारिश के कारण बाहर नहीं निकले लोग। बड़ी मार्केट में पुलिस की मौजूदगी कॉलोनियों के आसपास नहीं दिखी सकती। पूर्वी दिल्ली को बारिश ने कर दिया पानी पानी। सभी अंडरपास में पानी भरने से लोग हुए परेशान। नालों और नालियों की सफाई ना होने से हुआ जल भराव। कर्फ्यू के दौरान मेड को रोकने का महिलाएं कर रही हैं विरोध। कर्फ्यू की अवधि में मेड को नहीं मिल पाएगी सैलरी। घर में सभी की मौजूदगी से गृहिणियों पर बढ़ेगा बोझ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सीसीएन और पूर्वी दिल्ली खास के साथ मैं हूं दिलबर गोठी। पूर्वी दिल्ली में कोरोना के बढ़ते मरीजों के लिए तैयारियां की जा रही हैं, लेकिन अभी मरीजों के अस्पताल में दाखिल होने की नौबत नहीं आ रही। अभी राजीव गांधी अस्पताल को कोरोना के लिए स्पेशल अस्पताल बनाया गया है और वहां 300 आईसीयू बेड का इंतज़ाम किया गया है, लेकिन अभी अस्पताल में कोई भी मरीज दाखिल नहीं है। हालांकि टेस्ट कराने वालों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है, लेकिन किसी भी मरीज के दाखिल होने की नौबत अभी नहीं आई है। राजीव गांधी अस्पताल की डॉक्टर छाया ने बताया कि मरीजों को एहतियात बरतने के लिए कहा जा रहा है। जो भी पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं उनके माइल्ड लक्षणों को देखते हुए उन्हें होम आइसोलेशन में के लिए कहा जा रहा है। अभी पूर्वी दिल्ली में जितने भी मरीज आ रहे हैं उन्हें जीटीबी अस्पताल के सामने रामलीला ग्राउंड में बने अस्थायी अस्पताल में ही दाखिल किया जा रहा है। शुक्रवार की देर रात से आ रही बारिश के कारण इस अस्थायी अस्पताल का एक टेंट भी गिर गया। उसकी मरम्मत करके उसे दुरुस्त किया गया है। यहाँ तीमारदारों ने बताया कि उनके मरीजों के साथ उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से बात कराई जा रही है। कोरोना के मद्देनज़र यहाँ राजीव गांधी सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल में हमने इस समय नॉन कोविड सर्विसेज को बिल्कुल बंद कर रखा है और कोविड की पूरी तैयारी चल रही है, जिसमें सरकार ने हमें 300 बेड अलॉट किए हैं और 150 हमारे क्रिटिकल केयर या आईसीयू के हैं। तो हम पूरी तरह से रेडी है क्रिटिकल एंड नॉन क्रिटिकल पेशेंट्स दोनों को लेने के लिए। एडमिशन रेट देखा जाए तो बहुत ही कम है, क्योंकि जहाँ तक ओमिक्रॉन का सवाल है तो पेशेंट्स कम सीवियर हैं, माइल्ड टू मॉडरेट हैं। SpO2 भी अच्छा है, ऑक्सीजन सैचुरेशन जिसे कहते हैं, और जिसके तहत यहीं पे उन्हें कंसल्टेशन देके उन्हें होम आइसोलेशन के लिए बताया जाता है। और अगर मरीज़ का SpO2 94 से कम है तो हम एडमिट कर रहे हैं। वो डिपेंड करता है फिर ऑक्सीजन बाईपैप या आगे वेंटिलेटर की जैसी भी ज़रूरत होगी वो हम प्रोवाइड करेंगे। मेरा भाई कोविड की शिकायत है तो उसे वहाँ गाजियाबाद संतोष हॉस्पिटल से लेकर आए थे, उन्होंने यहाँ रेफ़र करा था। उसको पथरी की दिक्कत थी। पथरी की दिक्कत से उसके जो गुर्दे में जो ना इन्फेक्शन हो गया, तो उससे जो उसे दिक्कत आ गई और फिर वहाँ उसे कोविड का वो लोगों को ये दूसरे वाले पेशेंट के जो रिलेटिव है वो बता रहे थे कि वैसे तो सही बता रहे हैं, खाने पीने का भी सही दे रहे कहीं हैं, पेशेंट से नहीं मिलने देते। उस पर यहाँ ये कैमरे पे बात करा देते हैं। अच्छा, वीडियो कॉलिंग करा के बात करा देते हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए जीटीबी के रामलीला ग्राउंड में ये कोरोना का स्थायी जो है सेंटर बनाया गया था, जहां पर तकरीबन 500 बेड की सुविधा मौजूद है। 500 मरीजों को यहां पर एडमिट किया जा सकता है। बीती रात से जो बरसात यहां पर हुई है उससे थोड़ी सी क्षति यहां पर उन टेंटों को पहुंची है, जो कि मरीजों के तीमारदारों के लिए बनाया गया था, जिसको वेटिंग रूम कहते हैं। यहाँ पर कई गार्ड मौजूद हैं जो कि उस टेंट को सही करने में लगे हुए हैं। बारिश के कारण हालांकि कुछ जगहों पर पानी भी भर गया है, लेकिन उसे जल्द ही साफ कर लिया जाएगा, ठीक कर लिया जाएगा। तीमारदार जो यहाँ पर मौजूद होते हैं मरीजों के, उनको वीडियो कॉल के जरिए अपने मरीजों से बात कराई जाती है। हालांकि उनको मिलने की अनुमति नहीं है। गार्ड का कहना है कि यहाँ पर अभी कुछ लोग मौजूद हैं जो कि एडमिट है, कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उनका भी इलाज काफ़ी अच्छे तरीके से किया जा रहा है, जिससे उन्हें किसी भी तरीके की कोई परेशानी नहीं होती है। कैमरा पर्सन ललित कुमार के साथ सोनिया शर्मा, CCN। दिल्ली में अब कोरोना मरीजों के साथ साथ मौतों का आंकड़ा भी लगातार बढ़ता जा रहा है।
इस महीने में 7 दिनों में ही अब तक 25 से ज़्यादा मौतें हो चुकी हैं, जबकि पिछले महीनों में मौत का आंकड़ा 10 तक भी नहीं पहुंचा था। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सत्येंद्र जैन का कहना है कि ओमिक्रॉन से कोई मौत नहीं हुई। ऐसे में अब सवाल उठता है कि मरीजों की मौत के कारण कौन सा वायरस है। इस पर हमने बात की कुछ डॉक्टर से, ये जानने के लिए कि मरीजों की मौत के पीछे कौन सा वायरस है। इस बारे में दिल्ली नगर निगम में हेल्थ कमेटी के पूर्व चेयरमैन डॉक्टर वी.के. मोंगा ने कहा कि पिछले कुछ दिन से डेथ सरकारी रिकॉर्ड में देखी जा रही है। दरअसल ओमिक्रॉन के टेस्ट दिल्ली में कम हो रहे हैं, इसलिए ये तस्वीर साफ नहीं कि मरीजों की मौत ओमिक्रॉन वायरस से हो रही है या डेल्टा वायरस से। वहीं स्वामी दयानंद अस्पताल के सीएमओ ग्लैडविन त्यागी का कहना है कि ये बता पाना भी मुश्किल है कि दिल्ली में डेथ कोरोना के कौन से वेरिएंट से हो रही है। इसका पता तब चलेगा जब टेस्ट हो रहे हों। डॉक्टर त्यागी ने कहा कि वेरिएंट कोई भी हो, जनता को अपना ध्यान रखना चाहिए और सारे कोरोना नियमों का पालन भी करना चाहिए, और अगर किसी भी तरह के कोई लक्षण हो तो डॉक्टर से संपर्क करें। आज की तारीख में जो दिल्ली की स्थिति है उसमें डेल्टा भी चल रहा है, ओमिक्रॉन भी चल रहा है, और क्योंकि ओमिक्रॉन की टेस्टिंग नहीं हो रही इसलिए पूरा पता नहीं लग पा रहा कितने परसेंट ओमिक्रॉन के हैं, कितने परसेंट डेल्टा के हैं। कुछ इनमें से डेथ्स तो वो लोगों की हैं जो आज से महीना पहले अस्पतालों में दाखिल हुए, आईसीयू में जूझते रहे, अल्टीमेटली उनकी डेथ हो गई। अधिकतर डेथ तो वो हैं, लेकिन एक वर्ड ऑफ कॉशन है कि इवन WHO ने कहा कि ओमिक्रॉन को हल्का मत लें, ओमिक्रॉन से भी डेथ हो सकती है। लेकिन क्योंकि ओमिक्रॉन का भी टाइम पीरियड करीब दिल्ली में 10 दिन से ही चल रहा है, तो इस नाते ये अभी कहना संभव है कि ओमिक्रॉन की डेथ है कि नहीं है, क्योंकि 10 दिन में ओमिक्रॉन की वजह से डेथ होने का चांस कम है। कोरोना की वजह से दिल्ली में जो कल 9 डेथ हुई हैं उनके विषय में ये बता पाना कि ये ओमिक्रॉन वेरिएंट की वजह से हैं या डेल्टा की वजह से हैं, ये थोड़ा मुश्किल इसलिए है क्योंकि अगर तो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट की जीनोम सीक्वेंसिंग हुई है और उसके माध्यम से ये पता लगा है कि वो ओमिक्रॉन है, तब तो हम ये बता सकते हैं कि जो डेथ है वो कोविड के ओमिक्रॉन वेरिएंट से है या डेल्टा से है। लेकिन अगर उनकी जीनोम सीक्वेंसिंग नहीं हुई है तो ये नहीं कहा जा सकता कि ये किस वेरिएंट की वजह से है। लेकिन चाहे वेरिएंट कोई भी हो, लेकिन अगर डेथ हो रही हैं तो इसलिए आम जनता को ये ज़रूर रिक्वेस्ट करी जा सकती है कि भाई आप अपना जो कोविड के प्रति सावधानियां हैं उसको बड़े ध्यान से फॉलो करें। पूर्वी दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू में सभी मार्केट बंद रहे। मार्केट बंद होने का एक बड़ा कारण मूसलाधार बारिश भी रही और इसी कारण लोग भी बाहर नहीं निकले, लेकिन ज़रूरी सामान और दवाइयों की दुकानें खुली रहीं। जिन जगहों पर पुलिस की पिकेट्स थीं वहां भी ज़्यादा चेकिंग नज़र नहीं आई। सीमापुरी, प्रीत विहार, मंडावली और आईपी एक्सटेंशन में पुलिस एक्टिव रही। विहारों में ना कहीं पुलिस की चेकिंग नज़र आई और ना ही लोगों में कोई हिचक थी। दोपहर बाद बारिश रुकने पर बहुत से लोग सड़कों पर नजर आए। पूर्वी दिल्ली की डीसीपी प्रियंका कश्यप ने बताया कि वीकेंड कर्फ्यू से पहले पुलिस ने आरडब्ल्यूए और दूसरे लोगों के साथ मीटिंग करके उन्हें बता दिया था कि कैसे जागरूक रहना है। दिल्ली में वीकेंड कर्फ्यू की जो गाइडलाइंस आई हैं डीडीएमए की गाइडलाइंस के तहत, जो कि फ्राइडे 10 बजे से लेकर मंडे 10 तारीख सुबह 5 बजे तक जो लागू हुआ है, उसके तहत हम लोगों ने कड़ी अरेंजमेंट्स किए हैं और सभी आरडब्ल्यूएस एमडब्ल्यूएस के साथ हमने मीटिंग्स कर ली हैं ताकि एक अवेयरनेस भी हो जाए और सभी तक हम पब्लिक तक पहुंच पाएं कि ये हालांकि बहुत मुश्किल समय है, बट एक जो कोशिश की जा रही है टू कंटेन द स्प्रेड, उसके तहत हम लोग सभी पब्लिक को बताना चाहते हैं कि एक अवेयरनेस रखें और अगर बहुत ज़रूरी है तो ही अपने घरों से बाहर जाएं। पहले तो सिर्फ मानसून के दौरान होने वाली बारिशों से ही जलभराव की समस्या आती थी, लेकिन अब हालत ये है कि सर्दी में होने वाली कम बारिश भी लोगों के लिए आफत बन रही है। पूर्वी दिल्ली में शुक्रवार आधी रात से शुरू हुई बारिश ने जगह जगह जलभराव की स्थिति पैदा कर दी। खासतौर पर पूर्वी दिल्ली के अंडरपास तालाब बन गए। वहां से पैदल तो क्या, गाड़ियों का गुजरना भी मुश्किल हो गया। झिलमिल, मानसरोवर पार्क और मंडावली अंडरपास के साथ साथ शक्करपुर में विकास मार्ग पर भी पानी जमा हो गया। इसके अलावा भी पूर्वी दिल्ली की ज़्यादातर सड़कों पर पानी जमा हो गया।
पूर्वी दिल्ली की सड़कों की हालत भी बहुत अच्छी नहीं रही और इस बारिश ने सड़कों की हालत और भी खस्ता कर दी है। कड़कड़डूमा मेरे को जाना है, झिलमिल अंडरपास पर मेरी गाड़ी बंद हो गई, पूरा भीग गया। बताओ ड्यूटी पर कैसे जाऊँगा, इस पानी में से भीग के नहीं है। ऊपर से बारिश भी हो रही है, हर बरसात में गए यहाँ तो थोड़ी सी बारिश पड़े जब भी पानी भर जाता है। अब तो सर सुबह से बारिश पड़ी, यहाँ तो थोड़ी सी बारिश में पानी भर जाता है। क्या करता है सब ऐसे ही खा के बैठ जाता है, अगर करते तो ये पानी थोड़ी ना भरता है यहाँ पे। कम से कम 15-20 मिनट हो गई गाड़ी को बंद पड़े, अभी तो चालू हुई नहीं। नीचे आने से पानी जो भर रहा है इनकी वजह से हमारे ट्रक बंद हो गए, प्लेटफॉर्म पानी जा रहा है, इसके हमारी गाड़ी चल नहीं पा रहा है यहाँ पे। इतनी भी बारिश नहीं हुई कि सड़कें तालाब बन जाए। हमने देखा कि केजरीवाल सरकार के फेलियर की वजह से एक बार फिर तिलक ब्रिज तालाब बन गया, बसें वहाँ पर डूबी हुई दिखाई दे रही हैं, जबकि ये बारिश जरा सी बारिश थी, मानसून की बारिश भी नहीं थी। इससे पता चलता है, इससे स्पष्ट होता है कि केजरीवाल जी का ड्रेनेज सिस्टम अन्य विभागों की तरह पूरी तरह फेल है और जिसका कष्ट दिल्ली की जनता को झेलना पड़ता। बारिश के कारण सड़क बिल्कुल तालाब बनी हुई है, गली बिल्कुल बेकार है, निकलना बहुत बुरा हाल है, निकलना भारी है और सरकारी काम बिल्कुल बेकार है, कोई कुछ नहीं करता। दिल्ली में कोरोना के कारण लागू वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सरकार ने यह फैसला लिया है कि घरों में काम करने वाली मेड को छूट नहीं मिलेगी। सरकार का शायद ये मानना है कि मेड कई घरों में जाती हैं और इस तरह कोरोना वायरस ज़्यादा फैलने की आशंका है, लेकिन पूर्वी दिल्ली की महिलाओं ने इस फैसले को गलत बताते हुए इसका विरोध किया है। महिलाओं का कहना है कि अगर वीकेंड कर्फ्यू के दौरान सारे लोग घर में ही रहते हैं तो घर का कामकाज और बढ़ जाता है। इसका सारा बोझ गृहिणियों पर ही पड़ता है, इसलिए उनकी मदद के लिए मेड को आने की इजाज़त मिलनी चाहिए। पूर्वी दिल्ली की महिलाओं का ये भी कहना है कि अगर मेड को कर्फ्यू के दौरान आने की छूट नहीं मिलती तो हफ्ते में 2 दिन उनकी छुट्टी रहेगी। इससे महीने में 8 से 10 छुट्टियां हो जाएंगी और उनका वेतन भी कटेगा। इस तरह उन मेड्स के लिए आर्थिक संकट पैदा हो जाएगा। कल रात को ही आरडब्ल्यू का मैसेज आया कि और दिल्ली पुलिस से पता चला कि जो 2 डेज़ वीकेंड जो कर्फ्यू है वो काफ़ी स्ट्रिक्ट है और उसके अंदर मेड्स का आना, हाउस मेड है उनका आना बहुत बिल्कुल स्ट्रिक्टली बंद है। तो कहीं ना कहीं एक इशू तो है थोड़ा सा, क्योंकि थोड़ा डर भी है कि जब मेड्स एक घर से दूसरे घर में जाती है और जिस हिसाब से दिल्ली के अंदर कोरोना और ओमिक्रॉन के केसेस बढ़ रहे हैं तो थोड़ी स्ट्रिक्टनेस की जाए, क्योंकि स्प्रेड होने का ज़्यादा डर रहता है मेड के थ्रू। क्योंकि अब हम सब तो घर में बंद हैं, पर मेड्स का एक घर से दूसरे घर में ट्रांसफ़र हो सकता है वायरस का। तो कहीं ना कहीं सही भी है, पर शायद मुझे लगता है कि उन लोगों के लिए जो ओल्ड हैं या सीनियर सिटीज़न हैं या बीमार हैं और अकेले रहते हैं तो शायद उनको कुछ ज़्यादा परेशानी हो सकती है। तो केजरीवाल सरकार ने वीकेंड लॉकडाउन लगाया है, वो माहौल को देखते हुए सही भी था, लेकिन उन्होंने कई चीज़ों की बंदिशें लगा दी हैं, जैसे मेड्स के आने जाने की। उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम तो हो रही है। प्रॉब्लम हमसे ज़्यादा उन लोगों को हो रही है जो बुज़ुर्ग फैमिली है और जिनको खाना वाना बनाने के लिए बड़ी परेशानी हो रही है। चलो 2 दिन की बात तो सही है, 2 दिन तो लोग निकाल देंगे, यदि इससे आगे हुआ तो परेशानी बढ़ जाएगी। लॉकडाउन लगा हुआ है जिसकी वजह से मेड नहीं आ रही हैं और महिलाओं का काम बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, इससे महिलाओं को बहुत ज़्यादा दिक्कत आ रही है। वीकेंड कर्फ्यू लगा है सैटरडे संडे का। मेरे घर में मेड आती है जो कि इस वजह से आ नहीं पा रही है। सैटरडे संडे वर्कलोड भी ज़्यादा होता है। मेरा हस्बैंड, मेरा बेटा बेटी सब लोग घर पे ही होते हैं, तो मुझे अकेले सब काम देखना पड़ता है और मैं डायबिटिक पेशेंट हूँ, सो मैं सब चीज़ें हैंडल नहीं कर पाती हूँ। तो दिल्ली सरकार का सर्कुलर आया है सैटरडे और संडे को कर्फ्यू का, उसमें काम घर में जो सहयोगी हैं काम के लिए जो आती हैं वो भी नहीं आएंगी। उससे सभी महिलाओं को बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है अभी, क्योंकि 2 दिन सभी की छुट्टी भी रहेगी और जब घर में सभी रहते हैं तो खाना भी निश्चित तौर पे वो थोड़ा सा ज़्यादा ही होता है और घर के सभी काम खुद ही महिलाओं को करने पड़ रहे हैं। कोरोना के बढ़ते केसेस को देख के दिल्ली सरकार ने सैटरडे संडे का कर्फ्यू ऐलान किया है और जिसमें कई रिस्ट्रिक्शंस लगाई हैं और मेड को सैटरडे संडे आने के लिए उनको भी मना कर दिया गया है, जिससे जो गृहिणियां हैं फिर से वापस परेशानी में आ गई, क्योंकि सैटरडे संडे को तो सारे ही परिवार घर पे रहेगा तो उसके काम बढ़ जाएगा, जिसके कारण उसे परेशानी झेलनी पड़ेगी। दूसरी तरफ जो मेड है बेचारी है, जो हफ्ते में 2 दिन छुट्टी रखेंगी और महीने की 8 छुट्टियाँ हो गई तो उनकी पगार भी कटेगी। बड़ी मुश्किल से तो वो लोग अपने रोजी रोटी कमाने के ढर्रे पर आए थे, मगर फिर से वही आलम हो गया। पूर्वी दिल्ली के शिक्षाविदों ने
सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले का स्वागत किया है जिसमें स्टूडेंट्स को बड़ी राहत दी गई है। सीबीएसई की परीक्षा में अगर किसी स्टूडेंट के पहले ज़्यादा नंबर आते थे और वह इम्प्रूवमेंट के लिए परीक्षा देता था और नंबर कम आ गए तो बाद वाले नंबर ही माने जाते थे, इसलिए बहुत से स्टूडेंट्स इम्प्रूवमेंट परीक्षा में नहीं बैठ पाते थे। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि दोनों परीक्षाओं में से जिसमें ज़्यादा नंबर आएंगे वही जोड़े जाएंगे। पूर्वी दिल्ली के शिक्षकों से इस बारे में बात की गई तो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को उचित बताया। उन्होंने कहा कि इससे स्टूडेंट्स को काफ़ी राहत मिलेगी और एक तरह से उनके साथ हो रही ज्यादती खत्म होगी। सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में 12वीं में जो बच्चे नंबर पाते थे उसमें अगर वो संतुष्ट नहीं होते थे तो इम्प्रूवमेंट के लिए भी फॉर्म भर सकते थे, दोबारा परीक्षा देते थे और जो नंबर आता था चाहे वो कम हो चाहे अधिक, जो पहले नंबर मिला है वही नंबर बाद में मान्य होता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने ये फैसला दिया है कि दोनों में से जो पहले प्राप्त हुए हैं वो अंक और जो बाद में की परीक्षा में हुए हैं उन दोनों में से जो बेहतर होगा, जो अच्छा होगा वही माना जाएगा। इससे छात्रों को बहुत फायदा होगा। कि आज तक का जो नियम था, यदि किसी बच्चे के मार्क्स बढ़ते हैं तो वो बढ़े माने जाएंगे, यदि किसी बच्चे के मार्क्स घट गए तो उनको घटा हुआ माना जाता था। लेकिन जब जिन बच्चों के मार्क्स घटे वो बच्चे 11 बच्चे कोर्ट में गए। वैसे तो बच्चे बहुत सारे थे जिन बच्चों के मार्क्स घटे, लेकिन 11 बच्चे सुप्रीम कोर्ट में गए और कल सुप्रीम कोर्ट में एक डिसीजन आया कि जिन बच्चों के मार्क्स घटे हैं उन बच्चों के मार्क्स पुराने जो मॉडरेशन पॉलिसी में थे वही मार्क्स रखे जाएं। यह सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन बहुत अच्छा है, बच्चों के हित में है, अध्यापकों के हित में है और बच्चों के पेरेंट्स के हित में है। मानसरोवर पार्क मेट्रो स्टेशन लोगों की जान माल के लिए खतरा बना हुआ है। यहाँ शाम के समय आना तो संपत्ति के साथ जान के साथ भी जोखिम भरा रहता है। स्टेशन के साथ का पूरा रास्ता मेट्रो लाइन के नीचे है, जिससे वहाँ रात को ही नहीं बल्कि दिन में भी अंधेरा रहता है। मेट्रो स्टेशन परिसर में बने बैंकेट हॉल में जब कोई फंक्शन होता है तो उसकी लाइट से ही इलाका रोशन होता है, वरना वहाँ हमेशा अंधेरा ही रहता है। लोगों का कहना है कि इस अंधेरे का लाभ उठाकर अक्सर वहाँ स्नैचिंग की घटनाएं होती हैं। लोगों को अपनी जान का भी खतरा बना रहता है। ये शाम के टाइम छीना चपटे फोन छीन के ले जाते हैं, वो ले जाते हैं। अच्छा। बस माहौल बहुत खराब है यहाँ का। नहीं कोई नहीं है लाइट फाइट, कोई लाइट नहीं ऐसे यह टाइम है ऐसा ही रात को रहता है। रात को तो गोपा अंधेरा रहता है बहुत सा, और मोबाइल और बैटरी रिक्शा भी छिना ले जाते हैं बहुत से। तो बाइक कहाँ बस चाकू रखो और गायब। फोन ले जाते हैं छीन के नहीं अपने। तो रात के समय या दिन में भी ऐसा? दिन में भी होता, रात में छीन लेते हैं, दिन में भी होता, दिन में भी ले जाते हैं। यहाँ से लेकर वहाँ तक बहुत दिक्कत होती है यहाँ लोगों को, क्योंकि यहाँ पे लाइट नहीं है। ठीक है, सवारी भी हमारी ऐसी है जो मतलब बहुत सी कहती है कि भैया यहाँ के लाइट का क्या है, मतलब हम कहते हैं कोई सुनने वाला ही नहीं है, सुने कहाँ से। तो हमारे वहाँ से लेकर यहाँ तो कोई लाइट नहीं है। कितने लोग लूट के चले जाते हैं यहाँ से, पता नहीं लगता, फाटक पे कूद के भाग जाते हैं, फोन छीन के भाग जाते हैं। फिलहाल में तो कोई वारदात नहीं हुई है। अभी कुछ दिन पहले लड़की का फोन छीन के लेके भाग गए। तो फाटक पार करके कूद के भाग गए, कोई बीच में नहीं बोलता डर की वजह से। पूर्वी दिल्ली के स्पेशल स्टाफ ने नशा मुक्त अभियान के तहत 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनकी उम्र 23 से 30 साल है। इनके पास से चरस बरामद की गई है। बाजार में इसकी कीमत करीब 9 लाख रुपए है। पुलिस ने उनके पास से गाड़ी भी बरामद की है। मामले की जानकारी डीसीपी प्रियंका कश्यप ने दी। हमने एक स्पेशल मुहिम के तहत 4 लोगों को अरेस्ट किया है, जो कि उम्र 23 से 30 साल के बीच में है। इनसे हमें 1200 ग्राम चरस बरामद हुई है, जो कि करीबन 9,60,000 की मार्केट वैल्यू पर है। और टाटा अल्ट्रोस कार ये लोग यूज कर रहे थे, जो कि इन्होंने ऑनलाइन selfdrivecar.in से बुक की ये ड्रग्स को ले आने के लिए। ये बेसिकली मनाली हिमाचल प्रदेश से ड्रग्स की ट्रैफिकिंग कर रहे थे। और जो अंकित नैयर हैं वो अपने भाई, जो कि जिनका नाम है दानिश अय्यर, उनके साथ ये ड्रग्स की तस्करी में इन्वॉल्व्ड हैं। पूर्वी दिल्ली खास में बस इतना ही। और खबरों के लिए देखते रहिए CCN। नमस्कार।